हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से ये मैटर चल रहा है मार्केट में, न्यूज़ आप तक तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि एसवीबी बैंक कोलैप्स हो गया। बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि जो बैंक फोर्ब्स के लिस्ट में अमेरिका के एक बेस्ट बैंक में कंसीडर हो रहा था, वो उस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद ही पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। इनफैक्ट उसे बंद करना पड़ा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या हुआ एसवीबी बैंक के साथ और ये क्यों कोलैप्स हो गया। इसी बारे में बात करने के लिए मैं आर.के. झा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाता है। तो चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, वाइट बोर्ड नहीं, इस बार ब्लैक बोर्ड की तरफ, और एक छोटे से प्रेजेंटेशन से समझने का कोशिश करते हैं एसवीबी बैंक के बारे में और इस पूरे क्राइसिस के बारे में। मैं किसी भी तरह का फाइनेंशियल जार्गन्स को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं फिगर्स में भी नहीं जाऊंगा। एक सिंपल आसान भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आज का प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी तरह से इसी बात पर डिपेंड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का वीडियो। एसवीबी बैंक क्राइसिस को समझने के लिए हम बैंकिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। कोई भी बैंक, चाहे वो इंडिया में काम करता है चाहे वो यूएस में काम करता है, बैंक के काम करने का तरीका लगभग सिमिलर ही होता है। सो बैंक का काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। हम आप अपना डिपॉजिट बैंक में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, और बैंक उन्हीं पैसे को और दूसरे कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ लोन देती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्ट वाला जो कारोबार है वो होता है। सो इंटरेस्ट कैसा होता है, बैंक डिपॉजिट पे हम लोगों को इंटरेस्ट देती है, मतलब अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट देती है, और सिमिलर वे में लोन के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में, बैंक के इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी बैंक का काम करने का। बैंक के पास जो थोड़े बहुत सरप्लस डिपॉजिट बचते हैं वो बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करती है बॉन्ड के फॉर्म में। सो यहाँ पे इस बैंक को अगर आप एसवीबी बैंक से रिप्लेस कर दें तो बेसिक काम उनका भी यही है। यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप इंडिया में या कहीं भी कोई बैंक देखते हैं, सो बैंक के लिए कस्टमर जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर रेंज होता है, तो अच्छा माना जाता है। वही अगर डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम हो तो बैंक के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और शायद एसवीबी के केस में भी ये हुआ है। अगर आप एसवीबी का कस्टमर बेस चेक करेंगे तो उनके कस्टमर हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर आप कहें तो स्टार्टअप्स। सो मैक्सिमम उनका 50 to 60% जो बेस है अपने पूरे के पूरे बिजनेस का, वो इन्हीं कस्टमर से फुलफिल होते हैं, चाहे वो लेंडिंग के टर्म में आप बात कर लें, चाहे वो आप डिपॉजिट कलेक्शन के टर्म में बात कर लें। तो ये कस्टमर हैं जिनको एसवीबी बैंक लोन देती है, और यही कस्टमर है जो अपने डिपॉजिट को एसवीबी बैंक में रखते भी हैं। सो मैक्सिमम 50 to 60% रेंज में, बाकी और भी कस्टमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक इशू है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम है। कस्टमर एक सेक्टर पे लिमिटेड है, अगर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बैंक को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अच्छे से चल रहा था, और इसी वजह से फोर्ब्स के लिस्ट में यूएस के बेस्ट बैंक में कंसीडर होने में इसका, अगर आप कुछ दिन पहले का रिपोर्ट देखते, न्यूज़ देखते, तो आपको दिखता कि सिलिकॉन वैली बैंक यूएस की एक बेस्ट बैंक है। ऐसे भी ये बैंक 40 ईयर्स ओल्ड थी, 16th लार्जेस्ट यूएस की बैंक थी, इनफैक्ट है नहीं बोल सकते हैं अभी। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, प्रॉब्लम को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब कोरोना आया था तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हर जगह हर कंट्री में सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए थे, और उस मेजर के थ्रू इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था। बहुत अलग अलग स्कीम्स के थ्रू मनी को मार्केट में पंप किया गया था, लोगों के अकाउंट में पंप किया गया था। सो मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ गई थी। सो मार्केट में अगर कैश ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा घूमते घूमते बैंक तक पहुँचता है। तो उस समय क्या हुआ, बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गए, सो सरप्लस डिपॉजिट ऐड हो गया। अब सरप्लस डिपॉजिट तो ऐड हुआ, बट वो टाइम ऐसा चल रहा था कि वहाँ पे बैंक के पास उस पैसे को डिप्लॉय करने के लिए लोन की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। खास करके अगर मैं एसवीबी केस में बात करूँ तो वहाँ पे आप जो सेगमेंट देख रहे हैं स्टार्टअप का, वीसी का, वो इकोनॉमी में आने वाले प्रॉब्लम की वजह से या उसको देखते हुए ये लोन लेने को रेडी उतने ज़्यादा नहीं थे उस समय। तो बैंक क्या करती है, बैंक के पास जब भी डिपॉजिट है या सरप्लस डिपॉजिट है, बैंक उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करती है। ये हर बैंक का बेसिक काम करने का तरीका है, और ये पूरा का पूरा एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू रन होता है।
सो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में अगर आप सिंपल वे में समझेंगे तो अगर मुझे जो भी पैसा कस्टमर से किसी बैंक ने उठाया है तो बैंक का काम है कि अगर वो कस्टमर वापस उस पैसे को मांगने आए तो बैंक को देना पड़ता है, बिकॉज इसी को डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है। जब भी डिमांड होगा बैंक को फुलफिल करना होगा। तो बैंक जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है जो कस्टमर से कलेक्ट किए गए हैं, उसको इस तरह से इन्वेस्ट करती है कि जब भी ये डिमांड लायबिलिटी आए बैंक इस पोजीशन में हो कि वो उसको फुलफिल कर सके। यहाँ पे भी एसवीबी की एक गलती सामने आई जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एसवीबी ने क्या किया, जब ये सरप्लस पैसा आया तो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लालच में, कह सकते हैं अभी पूरे रिपोर्ट को समझने के बाद, बैंक ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? बॉन्ड्स में। सो बॉन्ड नॉर्मली एक सिक्योर्ड, आप समझ सकते हैं, सिक्योरिटी रहती है उसमें, और ये जो बॉन्ड था ये काफ़ी सिक्योर्ड था, जिसको यूएस में कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड बॉन्ड, एमटीबी कहते हैं। सो यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि हाउसिंग का बॉन्ड है जहाँ पे सिक्योरिटी में घर होते हैं, और ये आपका अगर आप देखोगे तो होल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स था, मतलब कि जितने टाइम तक आप होल्ड करोगे आपको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। ये एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड था, डेट से 10 ईयर्स के लिए उन्होंने ये बॉन्ड बाई किया। तो आप अगर 10 साल तक होल्ड करोगे तो जितने इंटरेस्ट रेट उस बॉन्ड पे हैं उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन जो चल रहा था ठीक था। यहाँ दिक्कत क्या थी, ये जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया। सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर आप बने रहेंगे, मार्केट सिचुएशन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, वो दिक्कत के लिए हम पिछला 1 साल के बारे में अगर इकोनॉमी को सही से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद यूएस में या पूरे दुनिया में आप देखे होंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। हर जगह का सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ का आरबीआई, यूएस का फेडरल रिजर्व, सब ने आकर के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। अगर मैं पर्टिकुलर यूएस के बारे में बात करूं तो वहाँ पे एक टाइम पे, कोविड के टाइम पे 0% का अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो वो आज के डेट में 1 साल में बढ़ते बढ़ते हो चुका है 4 to 5%। तो जब आज के डेट में ये इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता गया, सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन महंगा हो गया है। आप खुद भी इंडिया में भी अगर आप चेक करेंगे तो आप कहीं पे अगर 6% 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे होम लोन पे, तो आज के डेट में आप 9% 10% पे कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उनका कॉस्टिंग 4 से 5% बढ़ चुका है। प्रॉफिट कितना बढ़ेगा पता नहीं। अब इस इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की वजह से जो लोन का इंटरेस्ट बढ़ा, इसके बाद क्या हुआ, जो स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है वीसीज से, वेंचर कैपिटल से, वो मिलना बंद हो गया, कम हो गया, उन्होंने मना करना शुरू किया और अल्टीमेटली लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। तो यहाँ पे स्टार्टअप के लिए अपना खुद का पैसा यूज़ करना ही बेहतर लगने लगा। जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने से बेटर है, अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है तो मैं उसको यूज़ करूँ। अब ये जो सरप्लस पैसा है, यहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो ये सरप्लस पैसा था कहाँ पे, ये सारे के सारे सरप्लस पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे। इस केस में ये सारे स्टार्टअप, मैक्सिमम स्टार्टअप के पैसे जो थे वो एसवीबी बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे। अब एसवीबी बैंक में डिपॉजिट है, स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए तो वो बैंक पहुँच गए, मुझे पैसा निकालना है। अब जब वो पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिमांड लायबिलिटी है, बैंक को फुलफिल करना होगा। बट आपको पता है कि बैंक का मैक्सिमम जो पैसा था वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया गया था। शॉर्ट टर्म बॉन्ड में किया रहता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती, शायद शॉर्ट टर्म बॉन्ड में उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला होता, बट ये प्रॉब्लम नहीं होती। लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो मिल रहा था उस समय, बट जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है, जो फेडरल रिजर्व में बढ़ाएं पिछले 1 साल में 4 to 5%, उसकी वजह से जो पुराने बॉन्ड्स थे उनकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई। सो मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो गई बिकॉज आज के बॉन्ड में 4-5% मिल रहा है। पुराने बॉन्ड में अगर कम इंटरेस्ट रेट था तो मार्केट में उसको ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप जाएंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट यहाँ पे डिमांड लायबिलिटी को फुलफ़िल करना था, बहुत सारे रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस रहते हैं बैंक के पास जिसको फुलफ़िल करना होता है, बैलेंस शीट को मैनेज करना होता है। तो इन सब के लिए क्या करना हुआ, ये जो बॉन्ड्स थे इसको मार्केट प्राइस पे बेच दिया एसवीबी ने। सो मार्केट प्राइस पे अगर आप बेचे तो इसका वैल्यूएशन
कम हो गया बिकॉज आपने लिया था लॉन्ग टर्म बॉन्ड। अगर आप होल्ड करते लॉन्ग टर्म तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं, सो अल्टीमेटली ये आपके लिए एक लॉस मेकिंग डिसीजन हो गया। ये जो लॉस मेकिंग डिसीजन हुआ, इस लॉस को कवर करने के लिए, बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए एसवीबी बैंक एक प्लान लेकर के आई कि वो अपना सिक्योरिटी सेल करेगी और उससे जो पैसा जनरेट होगा उससे वो अपना बैलेंस शीट को मैनेज करेंगे। अब ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई तो ये इस आंधी की तरह ये न्यूज़ फैली कि सबको लगा कि एसवीबी बैंक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और जितने भी वहाँ पे वीसीज है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अपने स्टार्टअप को पहले से ही गाइड करते जा रहे थे। उस समय ये गाइडेंस और बढ़ गया कि आप अपना पैसा एसवीबी बैंक से निकाल लीजिए, उनके बैलेंस शीट में इशू हो रहा है। सो ये सिचुएशन जो क्रिएट हुआ इसको कहते हैं रन ऑन द बैंक। और सारे के सारे जो डिपॉजिटर्स थे वो वही डिपॉजिटर्स थे जिनको बनाने में एसवीबी का भी हाथ होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने उसको काफ़ी सालों से सपोर्ट किया होगा। वही स्टार्टअप आज एसवीबी को लेके डुबा चुके हैं बिकॉज वो पहुंच गए कि मुझे अपने डिपॉजिट का पैसा चाहिए। और जैसे ये सिचुएशन यूएस रेगुलेटर को समझ में आई, उन्होंने इस बैंक को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, ताकि सिचुएशन और बेकार ना हो। होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो सिस्टम फेलियर है ये समझ में आया होगा। ये सिस्टम फेलियर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक पॉइंट नहीं है, एक है फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या इंडिया में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। शायद हर जगह का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने अपने हिसाब से सोचता भी होगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक चूक हुई है कि बैंक के बैलेंस शीट पे इसका कितना असर पड़ेगा वो शायद कैलकुलेट नहीं हुआ। दूसरा, एसवीबी जैसे बैंक जो कि एक ही सेक्टर पे फोकस हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिस्क वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और ये रिस्क कभी ना कभी तो फटना था, वो अभी जा कर के फट गया है। इतना ही नहीं, अगर इस मैटर को आप ज़्यादा डिग डाउन करेंगे और तो आपको समझ में आएगा कि एक रिपल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। बिकॉज एक बैंक डूबा है, दो बैंक डूबा है, इनफैक्ट अभी तक आप देखेंगे तो 3 बैंक का न्यूज़ आ चुका है यूएस में जिनका बैलेंस शीट ख़राब हो चुका है, जहां पे ऑलरेडी यूएस के जो रेगुलेटर हैं वो पिक्चर में आ चुके हैं, बैंक को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। सो यहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा तो अटकता ही अटकता है। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में सेंटिमेंट नेगेटिव डेवलप होता है। इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, खास करके टेक स्टार्टअप्स जो हैं, उनके पैसे आप देखेंगे तो एसवीबी बैंक में हैं। पूरा रिपोर्ट अभी तक पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रॉब्लम होगा अगर उनका डिपॉजिट उस बैंक में होगा। ऐसे यहाँ पे जो रेगुलेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे का एक्सेस उनको मिलेगा, बट वो उतने पैसे का एक्सेस मिलेगा जितना का उनको इंश्योरेंस होगा मे बी। सो इंश्योरेंस आप समझ सकते हैं, इंडिया में आपको 5 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस मिलता है, यूएस में 2.5 लाख डॉलर का इंश्योरेंस मिलता है। जबकि रिपोर्ट ऐसा भी कह रहा है कि 89% जो पैसा है एसवीबी बैंक में वो इंश्योर्ड नहीं है, बिकॉज वो 2.5 लाख यूएस डॉलर से ऊपर है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चलती रहेगी। मेरा मकसद था आपको इस फेलियर के बारे में समझाना, तो शायद वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी मैटर पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।